अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ुहैब हसन एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ मैंने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली एनर्जी है। तो ये कितनी एनर्जी है जो जिसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल इज़ कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल जितनी एनर्जी होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देंगे। तो इसका जो सिंबल है वो 1 EV यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा और ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 EV रिप्रेजेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन में आते हैं। तो यहाँ आपने एक चार्ज पोज किया हुआ है और वो चार्ज एक पॉइंट A से जिसका पोटेंशियल VA है किसी पॉइंट B तक जा रहा है जो जिसका पोटेंशियल VB है, लेकिन उसको इक्विलिब्रियम में रखते हुए, राइट। जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो इक्वल होगा Q इंटू VB माइनस VA, जो कि आप लास्ट टॉपिक में देख चुके हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। डेल्टा V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स A एंड B जिसके अंदर ये चार्ज मूव कर रहा है। अब ये पार्टिकल जो है अगर इसको हम फ्रीली मूव करवाना शुरू कर दें अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाए, जो पोटेंशियल एनर्जी अपीयर होगी इस केस के अंदर वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जब चार्ज को फ्रीली मूव करवाना शुरू कर दिया जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज Q इंटू डेल्टा V के बराबर था, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी Q इंटू डेल्टा V के इक्वल ही होगा। अब यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं कि अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि प्लेट A या पॉइंट A या B के दरमियान था वो 1 वोल्ट के इक्वल है, देन वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है और चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल, राइट। लेकिन इसी चीज़ को हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल। तो इस चीज़ को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ आते हैं आज के। जी, हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है मिलीकन एक्सपेरिमेंट। मिलीकन एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने 1909 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये एक ऐसी टेक्निक है या एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाए जाने वाले चार्ज की प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मिलीकन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब सबसे पहले इसके हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये आपके पास बना हुआ एक चैम्बर है जो कि आपके सामने एक स्क्वेरिक फॉर्म का आपको नजर आ रहा होगा। इसमें 2 विंडोज़ हैं, एक W1 और एक W2। W1 के सामने एक लेंस लगा हुआ है जिसके साथ ही एक लाइट सोर्स पड़ी हुई है जो कि लेंस से गुजरने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पर फोकस होगी। जी, इस तरफ यहाँ उसने 2 प्लेट्स, एक पॉजिटिव पोटेंशियल लेवल पे एक नेगेटिव पोटेंशियल लेवल पे, तो दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V वोल्ट का है, वो यहाँ रखा हुआ जो आगे चल के 2 प्लेट्स के साथ कनेक्टेड है। जिस ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है P+ और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव प्लेट है P-, और ऊपर वाली प्लेट में एक छोटा सा ओरिफाइस जिसको होल भी कह सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत छोटा सा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का एक छोटा सा ओरिफाइस रखा हुआ है, राइट। ये ऊपर एक एटमाइजर है। अब एटमाइजर क्या होता है? एटमाइजर एक ऐसा स्प्रे होता है जो कि आपके इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होंगे ऑयल के, इसके अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स होंगे, तो जो ऑयल होगा इसके अंदर उसको छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर वो कन्वर्ट कर देगा, जैसे कि परफ्यूम या स्प्रे के अंदर से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स होते हैं। एक फोगी टच आएगा। तो यहाँ से जब ये ड्रॉपलेट्स नीचे आने लगेंगे तो ये प्लेट के ऊपर जब पहुँचेंगे तो आपको वो इस माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आएंगे। ये माइक्रोस्कोप लगी हुई है, आपको डॉटेड दायरा नजर आ रहा होगा, एक सर्कल सा नजर आ रहा है। तो ये जो कैपिटल M लिखा हुआ है ये माइक्रोस्कोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये माइक्रोस्कोप आपके पास होगी जिसके जरिए आप इन ड्रॉपलेट्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जी बेटा, इसके कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसकी कंस्ट्रक्शन में देखें तो आपको सबसे पहले 2 पैरेलल प्लेट्स के बारे में यहाँ जिक्र लिखा हुआ जो कि इस चैम्बर के अंदर मौजूद है। तो 2 पैरेलल प्लेट्स को इस चैम्बर C के अंदर आपने क्या किया, प्लेस किया हुआ है, ठीक है। अब चैम्बर के अंदर क्यों प्लेस किया हुआ है, ताकि एक्सटर्नल किसी किस्म का कोई एटम या कोई किसी किस्म के एक्सटर्नल जो इंटरफेरेंस है वो आपके एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस पूरे सेटअप को आपने किस में रखा हुआ है, एक चैम्बर में रखा हुआ है।
तो दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो d है। तो जो अपर प्लेट है P, उसके अंदर एक होल है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, इसमें छोटा सा होल है और एक वोल्टेज दिया गया उन प्लेट्स के दरमियान, जो प्लेट्स यहाँ लगी हुई है और ऊपर वाली प्लेट के अंदर जो पॉजिटिव प्लेट है एक छोटा सा ओरिफाइज है उसके अंदर, और दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। अब यहाँ एक एटमाइजर का जिक्र किया जा रहा है जो मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया कि एटमाइजर से छोटे छोटे मिस्ट टाइप के यानी कि फोगी टाइप के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, लेकिन वो ऑयल के होंगे, राइट। तो वो यहाँ से जब ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो नीचे की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो फॉल करने की कोशिश करेंगे, तो नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि फोग नीचे की तरफ आती है इस तरह से ये पार्टिकल्स भी नीचे आने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, अ लाइट सोर्स एस इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट द सेटअप। ये एक लाइट सोर्स है जो कि इस पूरे सेटअप के अंदर रोशनी दाखिल करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि इस पूरे सेटअप को विजिबल बनाने के काम आ रही है, और लाइट को इस लेंस में से गुजारने के बाद फोकस किया जा रहा है उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर जिन ड्रॉपलेट्स को आप माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद आगे लिखा है अ लेंस L इज यूज्ड टू फोकस द लाइट ऑन ड्रॉपलेट्स। मैंने अभी आपको बताया कि ये कन्वेक्स लेंस है जो कि लाइट को इस पर्टिकुलर ड्रॉपलेट के ऊपर क्या करने की कोशिश कर रहा है, फोकस करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास ये माइक्रोस्कोप है जो कि डॉटेड सर्कल से यहाँ रिप्रेजेंट की गई है, और ये इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मैग्नीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि इस एटमाइजर से ऑयल के जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, यानी कि एटॉमिक एटम के साइज के हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एटमाइजर। तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो ड्रॉपलेट्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सके। जी बेटा, आगे हम इसकी वर्किंग और कैलकुलेशन देख लेते हैं। जी, सबसे पहले आपको पता है कि प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, जो मैंने अभी आपके सामने बताया। अगर इस डायग्राम को दोबारा से देखें, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक डिस्टेंस है d। अगर इस डिस्टेंस को देखें और इन प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है जिसको v से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू V ओवर D। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो आपके पास जो नेक्स्ट यहाँ पॉइंट लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ ऑल ड्रॉपलेट्स आर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ एटमाइजर थ्रू इट्स नोजल इनटू कंटेनर C। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो एटमाइजर है इस डायग्राम के अंदर, इसके अंदर इसको स्प्रे किया जाएगा कंटेनर C के अंदर, और वो ड्रॉपलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आने की कोशिश करेंगे। जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था ड्रॉपलेट गेट चार्ज। जो ड्रॉपलेट है वो उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दी वॉल्स ऑफ एटमाइजर, यानी कि जो आपके पास एटमाइजर की नोजल है उसमें से गुजरते वक्त ऑल ड्रॉपलेट फ्रिक्शन की वजह से क्या कर जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दीज ड्रॉपलेट्स आर वेरी स्मॉल, ऑब्वियस सी बात है, हमने माइक्रोस्कोप लगाई हुई इसको देखने के लिए, वो ड्रॉपलेट्स बहुत छोटे छोटे साइज के होंगे, इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि ये फोग की शक्ल में यानी कि मिस्ट मॉइस्चराइज शक्ल में होंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द ड्रॉपलेट्स हैपन टू पास थ्रू दी होल, यानी कि उनमें से कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे होंगे जो कि रैंडमली इस होल के ऊपर पहुंचेंगे और इस होल के अंदर से गुजरेंगे, राइट। बाकी ड्रॉपलेट्स इस प्लेट के ऊपर ही यहाँ आके गिर जाएंगे। वो ड्रॉपलेट जो कि होल के ऊपर गिरेंगे और होल के अंदर से पास थ्रू होंगे, तो माइक्रोस्कोप के जरिए सिर्फ उनको स्टडी करने की कोशिश की जा रही है, राइट। अब जरा देखिएगा, तो द पाथ ऑफ द ड्रॉपलेट्स इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स S व्हिच इज फोकस्ड बाय द लेंस L एंड माइक्रोस्कोप M। जो आपके पास पाथ है ड्रॉपलेट का जो कि उस पर्टिकुलर सुराख में से अंदर दाखिल हो रहा होगा, उसको माइक्रोस्कोप और लेंस के जरिए लाइट को फोकस करके अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि डायग्राम में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो द ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज मेड सस्पेंडेड बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या किया जाएगा, ये इंटरेस्टिंग काम शुरू होने वाला है। अब आपने जैसे ही ड्रॉपलेट क्या होगा, जैसे ही ड्रॉपलेट इस प्लेट के अंदर दाखिल होगा इस सुराख से, जैसे ही सुराख से वो दाखिल होगा, इस डायग्राम के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही होगी और आपके पास वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो अब क्या होगा, जरा तवज्जो दीजिएगा। जी बेटा, अब नीचे जो मैंने आपको ड्रॉपलेट की जो शक्ल दिखाई है जरा गौर से देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ नीचे की तरफ लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ अगर लग रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नीचे वाली प्लेट चूंकि नेगेटिव है, तो ऊपर जो ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं जिनके ऊपर चार्ज मौजूद है वो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा और उसकी फोर्स की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ होगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। अब अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं देखूं, यहाँ दोनों की वैल्यू पुट करूं, आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो Q इंटू E के इक्वल होगी और जो Fg है वो mg यानी कि वेट के बराबर होगी उस ड्रॉपलेट के। अगर इन दोनों फोर्सेस को मैं पुट करूं तो पुट करने के बाद इसको यहाँ E की वैल्यू पुट करूं जो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन से V/D है, तो मेरे पास यहाँ जो रिलेशन बन जाएगा QV/D इज इक्वल टू mg,
और यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ mgd/v। अब ये वो Q है जो कि मिलीकन निकालना चाहता था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। जी, अगर आप इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकालना चाहते हैं तो आपको मास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, d डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, v वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। अब चूंकि v जो है ये आपको पता होगा कि एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने खुद वोल्टेज दिया होगा, d प्लेट्स भी आपने खुद रखी होंगी, आपको प्लेट्स की जो डिस्टेंस की वैल्यू वो भी पता होगी, राइट। उसके अलावा आपको g की वैल्यू वैसे पता होती है 9.8 होती है। सिर्फ एक चीज़ रिक्वायर्ड है आपको, and that is the mass of that droplet and it is very difficult to find out, क्योंकि ड्रॉपलेट बहुत छोटे साइज का है तो इसको निकालना एक चैलेंज है। अब आप मैस को निकालने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको चार्ज चाहिए तो आपको मैस का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आप मैस निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि बाकी वैल्यूज आपको नॉन है। जी, नीचे हम मैस की डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मैस। अगर आप मैस को डिटर्मिन करना चाहते हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वहां से खत्म कर देंगे, उसको स्विच ऑफ करने का मतलब उसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। अब जब वोल्टेज जीरो होगा तो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, चार्ज ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो जीरो हो जाएगी। तो अब वो जो चार्ज है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्री फॉल करेगा। जब वो फ्री फॉल करेगा तो रास्ते में उसको ड्रैग फोर्स एक्ट करती हुई लगेगी, यानी कि ड्रैग फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगी। आपको पता है आपने अंदर वैक्यूम क्रिएट अगर नहीं किया हुआ तो एयर उसको रोकने की कोशिश करेगी। जब एयर उसको रोकने की कोशिश करेगी तो वो ड्रैग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी। तो एट दैट टाइम अगर चार्ज इक्विलिब्रियम एक्वायर कर जाता है तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक ड्रैग फोर्स जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। तो ड्रैग फोर्स का जो रिलेशन है वो 6 pi eta RVT is equal to mg, where Vt is the terminal speed, eta is the viscosity of air, r is the radius of that sphere, जो कि ड्रॉपलेट का स्फीयर होगा जो कि नीचे की तरफ आ रहा है। तो Vt is the terminal speed with which the droplet will be moving downward at that time, m is the mass and g is the gravitational acceleration। अब अगर आप मैस निकालना चाहते हैं तो आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे चल के हम रेडियस की डिटर्मिनेशन करने वाले हैं। अगर हम रेडियस निकाल लेंगे तो हम मैस निकालने के काबिल भी हो जाएंगे, क्योंकि ईटा इज कांस्टेंट। वीटी आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। वीटी कैसे निकाल सकते हैं उसको भी आगे चल के देखेंगे। तो मैस आपका टारगेट है यहाँ। अगर आपको मैस पता चल जाए तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फाइंड करने के काबिल हो जाते हैं। जी, सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। रेडियस को किस तरह से फाइंड किया जाएगा, आपको पता है कि जो रो है वो डेंसिटी है ड्रॉपलेट की, और उसके मैस की वैल्यू क्या होगी, रो इंटू वी, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको पता है कि रो बराबर होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। उस फॉर्मूले से अगर मैं मैस की वैल्यू निकालूं तो मैस विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो है वो आपको पता है कि ड्रॉपलेट की आपको पता होगी, क्योंकि ऑयल की आपको डेंसिटी ऑलरेडी पता होगी। आपको पता है एटमाइजर में आपने कौन सा ऑयल डाला है। अब उस वॉल्यूम, उस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि वो स्फेरिकल है तो उसका स्फेरिकल होने की वजह से जो वॉल्यूम का रिलेशनशिप है वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस रिलेशन के अंदर आपने आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए अगर इस मैस की वैल्यू को उठा के मैं ऊपर वाले रिलेशन में पुट कर दूं, आपको मैं ऊपर वाला रिलेशन दिखाने जा रहा हूं। अगर यहाँ मैस की वैल्यू में रिप्लेस कर दूं तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू को निकालना आसान हो जाएगा। तो मैस की वैल्यू मैंने पुट कर दी ऊपर वाले रिलेशन में, जो कि ये आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, रो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से इसको रीअरेंज करके आर को आप सॉल्व कर लें तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 ईटा वीटी 2 रो जी। राइट, आपकी बुक तक यहाँ तक रिलेशन दिया गया। अब यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकाल लें और आर की वैल्यू निकालने के बाद आप उसको रिवर्स में इस फॉर्मूले में पुट कर दें, यहाँ अगर आर की वैल्यू पुट कर दी जाए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको यहाँ से मैस मिल जाएगा। तो मैस अगर आपको मिल जाता है तो आप रिवर्स में वो जो इनिशियल फॉर्मूला चार्ज का आपने फाइंड आउट किया था, यहाँ अगर मैं मैस की वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि अननोन वैल्यू थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको पता था, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आपको पता था, वोल्टेज आपने उस एक्सपेरिमेंट में खुद लगाया होगा। तो मैस फाइंड अगर कर लेते हैं आप लोग तो आप चार्ज निकालने के भी काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप उस पार्टिकल ड्रॉपलेट के ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा वो आप फाइंड कर लेंगे। अब ये मिलीगन को कैसे पता चला कि ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, क्योंकि मिलीगन ने बार बार ये एक्सपेरिमेंट दोहराया। बार बार एक्सपेरिमेंट दोहराने पर जो चार्ज उसका निकला तो वो एक खास वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल निकला, और वो पर्टिकुलर वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम थी, और इसको उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज करार दे दिया। तो यहाँ नीचे कंक्लूजन में मैंने लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मिलीगन मेजर्ड द चार्ज ऑन मैनी ड्रॉपलेट्स, यानी कि उसने बार बार ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसने बहुत सारे ड्रॉप्स के ऊपर इस चार्ज को फाइंड आउट किया। ईच चार्ज वाज एन
इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि जितना भी चार्ज उसके पास बार बार के एक्सपेरिमेंट में निकला वो इस वैल्यू का मल्टीपल था। इसका मतलब जो बेसिक चार्ज है वो असल में वो वैल्यू है जिसका मल्टीपल निकल रहा है वो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, यानी कि जितने जितने इलेक्ट्रॉन किसी ड्रॉपलेट पे मौजूद थे वो इसी पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल थे। यानी कि एक पार्टिकल का फिर चार्ज क्या हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसका वो मल्टीपल निकल रहे थे। तो ही कंक्लूडेड दैट दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो उसने कंक्लूड कर लिया ये जो मिनिमम वैल्यू है जिसकी मल्टीपल निकल रही है वैल्यूज, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पाया जाने वाला चार्ज है। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।